नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेस में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ के सिसोदिया वंश। इससे पहले हमने गोहिल वंश की चर्चा कर ली है। तो सिसोदिया वंश में कौन कौन से शासक हुए, तो हम्मीर था, वो सिसोदिया गांव का था, इसलिए ये वंश क्या कहलाया, सिसोदिया वंश कहलाया। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, HM के सुपर, ये प्रमुख शासक है जो हम पढ़ेंगे। HM ने क्या करते, हमसे लव करते हैं, या HM ने ली CL लिव। तो ये हो गए हम्मीर, ये क्या हो गए हम्मीर, ये हो गया लाखा, ये हो गया मोकल, ये हो गए कुंभा, ये हो गए सांगा, ये हो गए उदय सिंह, ठीक है। ये हो गया आपके प्रताप, महाराणा प्रताप। A से हो गया अमर सिंह और R से हो गए राज सिंह। तो ये प्रमुख शासक है जिनके बारे में हमको पढ़ना है इस वीडियो में। तो हम चर्चा करते हैं एक एक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो राणा हम्मीर है जिसने सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राणा हम्मीर की। राणा हम्मीर, ये जो राणा हम्मीर है इनका जो कार्यकाल माना गया है वो माना गया है 1326 से लेकर के 1364 ईस्वी तक, ये इनका टाइम पीरियड माना गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि हम्मीर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया और गोहिल वंश की पुनः स्थापना की, ठीक है। तो इसलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो क्या क्या प्रश्न इन पे बनते ही आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ को वापस जीता। तो चित्तौड़ पर क्या किया, अधिकार किया। और क्योंकि आप जानते हो कि चित्तौड़ 1303 में यहाँ मतलब जब आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में आक्रमण जब अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था तब ये यहाँ से इनके हाथों से निकल गया था। तो दोबारा पुणे, ठीक है। तो जब तक हमने पढ़ा था गोहिल वंश, फिर पुणे इन्होंने स्थापना की, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट है, कई बार पूछा है कि मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये जो थे ये सिसोदिया गांव से संबंधित थे। राणा जो हम्मीर थे इनका जो संबंध था वो सिसोदा गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनके स्थापना करने के बाद जो वंश चला उसको हमने कह दिया सिसोदिया वंश। सिसोदा गांव के कारण ये जो वंश चला इसको हमने क्या कह दिया, सिसोदिया वंश कह दिया, जबकि ये भी गोहिल वंश की मतलब एक शाखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राणा हम्मीर से ये सिसोदिया कहलाए। और हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, कीर्ति स्तंभ की जो प्रशस्ति है उसमें इनको विस्म घाटी पंचानन कहा गया है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, पूछा भी गया है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हम्मीर को विस्म घाटी पंचानन कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि विस्म घाटी पंचानन किसे कहा गया है। तो ध्यान रखना, हम्मीर को विस्म घाटी पंचानन कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी हम चर्चा करते हैं, तो उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। एक युद्ध हुआ था सिंगोली का, कौन सा, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था आपके बांसवाड़ा में। सिंगोली कहाँ है, तो ध्यान रखना बांसवाड़ा में। युद्ध किन किन के बीच हुआ था, युद्ध हुआ था हम्मीर वर्सेज जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जो इसको हम पागल शासक की संज्ञा देते हैं, दिल्ली सल्तनत के शासक की। जबकि ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा क्या था, पढ़ा लिखा था। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति है, शिक्षित जो बादशाह था, सुल्तान था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और इतिहासकार एल्फिंस्टन ने इसको पागल शासक की तुलना मतलब पागल शासक की संज्ञा दी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कौन सा युद्ध लड़ा, तो ये लड़ा था सिंगोली का। और इसमें जीत किसकी हुई, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम्मीर था उनकी क्या हुई, जीत हुई, और जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो क्या हुआ, परास्त हुआ।
अब आप कैसे याद रखोगे, ये एक बड़ी समस्या है, तो इसको मैं दूर कर देता हूँ। आप ऐसे याद रखना कि हम्मीर है, हम की जगह क्या याद रखना, हम्मीर याद लेते हैं। देखो हम्मीर लिखा मैंने, तो हम्मीर में ऐसे याद रखो हा और मैं, ठीक है। हम और तुम क्या करेंगे, गोली खाएंगे, या सिंगोली हिंगोली, ऐसे याद रखो। तो हमसे तो हो जाएगा हम्मीर, और तुमसे हो जाएगा तुगलक। तुमसे क्या हो जाएगा, तुगलक। और तुगलक कौन सा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह से आपको ये आसानी के साथ याद आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर गहराई में जाकर के एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछेगा तो ये प्रश्न आने की संभावना है। प्रश्न पूछा जाएगा सिंगोली का युद्ध कब हुआ, तो उस कंडीशन में सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो उस कंडीशन में आप भूल जाओगे कि हम और तुम। तो हम तुम आपको याद आएंगे, हमसे अमीर और तुमसे मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। आगे चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं महाराणा लाखा की। महाराणा लाखा, ये जो महाराणा लाखा है, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1382 से 1421, ये इनका टाइम पीरियड रहा है। और ये जो थे, ये मेवाड़ के शासक कब बने, तो आपको ध्यान रखना है 1382 में। ये जो है इनके समय एक विशेष प्रश्न आता है, मोस्ट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। यहाँ से आपके 1-2 प्रश्न बनते हैं महाराणा लाखा से। एक प्रश्न तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाखा के समय जावर में जावर माइंस की खोज हुई थी, जावर की खान, जावर माइंस, जो जावर की जो माइंस है, ठीक है, वहाँ से चांदी और सीसा निकलने लगा था। इस माइन से क्या मिल लेते हैं हमको, चांदी व सीसा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस महाराणा के काल में, किस मेवाड़ महाराणा के काल में मतलब जावर माइन से चांदी व सीसा निकलने लगे। या यूँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चांदी और सीसा कौन सी माइन से निकले, तो ध्यान रखना जावर, तो आप जानते हो चांदी के क्या बनाते हैं, जेवर। चांदी के क्या बनाते हैं, ऐसे याद रखना, चांदी के क्या बनाते हैं हम, जेवर। तो जेवर की जगह देखो जावर, मिलता जुलता है इन्हें। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कौन सी माइंस थी, तो जावर माइंस थी। एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो महाराणा लाखा थे, इन्हीं के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ था। ये भी मोस्ट पर्सन है, पूछा गया है कई एग्जाम में कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। तो ध्यान रखना, पिछोला झील जो उदयपुर की झील है, पिछोला झील उदयपुर, तो इस पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, तो एक बंजारे ने, एक बंजारा था और उसने इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो प्रश्न यूँ आ जाता है कि किसके शासन काल में हुआ, तब तो महाराणा लाखा करेंगे। और प्रश्न आ जाए कि किसने करवाया, तो फिर बंजारे ने करवाया। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम एक बात और करते हैं जो इनके प्रेम प्रसंग से संबंधित है। कहा जाता है कि मारवाड़ से संबंध आया था हंसाबाई का, हंसाबाई का, ठीक है। ये वृद्ध हो चुके थे, लेकिन भूलवश अलग अलग कहानियाँ हमको देखने को मिलती है। कुछ कहानियाँ ऐसी मिलती है कि वो जो आया था वो आया था चूड़ा के लिए। इनका बेटे का नाम था, इनका पुत्र था चूड़ा, ठीक है, इनके पुत्र का नाम था चुंडा। लेकिन हुआ क्या, उसने जो प्रस्ताव का जो नारियल आया था वो चुंडा को सौंपने की जगह महाराणा को सौंप दिया। और महाराणा ये जो हंसाबाई थे, इस पे कहा जाता है मोहित हो गए उसकी फ़ोटो देखकर, तस्वीर देखकर। और फिर चूड़ा जो है उन्होंने क्या कर ली, एक प्रतिज्ञा कर ली। क्यों, क्योंकि इनका जो भाई था उन्होंने एक शर्त लगा दी कि अगर हंसाबाई का विवाह मैं महाराणा लाखा के साथ कर दूंगा, पर जब भी करूंगा जब ये जो संतान होगी, इन दोनों की जो संतान होगी, इनके जो पुत्र होगा वो आगे जाके महाराणा बने, ठीक है। क्योंकि इनका पुत्र था राव चूंडा, तो वो नहीं चाहते थे कि चूंडा शासक बने, इसलिए उन्होंने ये शर्त लगा दी कि लाखा के साथ मैं शादी तो कर दूंगा, लेकिन जब भी करूंगा जब आप क्या करोगे, मतलब मेरे जो बहन का जो पुत्र होगा उसी को क्या बनाओगे, शासक बनाओगे। तभी राव चूंडा को जब ये बात पता लगी तो राव चूंडा ने एक प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की, कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा। मैं क्या रहूँगा, आजीवन अविवाहित रहूँगा, आजीवन अविवाहित, यानी कि मैं शादी नहीं करूँगा। और जब मैं शादी नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में इन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा की थी। ये कठोर प्रतिज्ञा थी। इसी तरह की जो प्रतिज्ञा है
वो किसने की थी? भीष्म पितामह ने की थी। इसलिए ये एक प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो भीष्म पितामह है वो कहा जाता है चूंडा को। राजस्थान का भीष्म पितामह राव चूंडा को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं महाराणा मोकल के बारे में। तो लाखा से आपको ये 2-3 प्रश्न ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं महाराणा मोकल की। महाराणा मोकल, अब ये मोकल कौन है? तो ये जो मोकल है ये है जो राणा लाखा थे, राणा लाखा और जो हंसाबाई की हमने अभी शादी करवाई है, हंसाबाई, ठीक है। तो इनके जो पुत्र हुए वो कौन हुए? वो हुए महाराणा मोकल। तो राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे महाराणा मोकल। इनका जो मृत्यु है या इनकी जो राव चूंडा को पहले बना दिया गया था, बाद में जब महाराणा मोकल राव चूंडा मेवाड़ छोड़ के मांडू चले गए तो उस कंडीशन में पीछे से एक मेहपा पवार है, मेहपा पवार, ये ध्यान रखा, मेहपा पवार। इसने चाचा और मेहरा के कहने पर, चाचा और मेहरा मोकल के, ये मान लो वो राजा बनना चाहते थे, तो एक चाचा व मेरा, चाचा और मेरा थे, और उन्होंने क्या किया? उन दोनों ने मिलकर मोकल की हत्या करवा दी। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि जो महाराणा मोकल है उनकी हत्या किसने करवा दी? तो चाचा और मेरा ने उनको मेहपा पवार के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। तो वैसे कोई ख़ास पर्सन यहाँ से आपको और नहीं बनते। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यहाँ प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे और सारे के सारे हमको याद करने हैं क्योंकि एक फेमस व्यक्ति है। तो इनके बारे में अक्सर एग्जामिनर प्रश्न पूछता ही रहता है, गहराइयों में जा के प्रश्न पूछता है। तो वो सारे हम यहाँ चर्चा करेंगे। 1483 से लेकर के 1468 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। नहीं पूछेगा, टेंशन मत लेना। कब शासक बने? तो 1433 में ये शासक बने, ये ध्यान रखना। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो कुंभा है इन्होंने अपनी जो शक्ति का केंद्र बनाया वो बनाया चित्तौड़ को, और चित्तौड़ के साथ साथ कुंभलगढ़ को। चित्तौड़ के साथ साथ क्या बनाया? कुंभलगढ़। हमने जब दुर्ग पढ़े, जब मैंने आपको बताया था कि जो कुंभलगढ़ है उसको महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल मेर की याद में बनवाया था। तो चित्तौड़ पे तो इनका शासन चल ही रहा था, उसके साथ साथ कुंभलगढ़ को भी इन्होंने बनवाया। और कुंभलगढ़ में ही एक दुर्ग बनवाया जिसको कहा जाता है मेवाड़ की आँख, और उससे कहा जाता है कटारगढ़, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत बड़ा है, ये 36 मील तक आपको मैंने बताया था कि ये दीवार है, और इसको भारत की हम क्या कहते हैं? महान दीवार कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख बातों की। तो महाराणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ बनवाया था उसका शिल्पी भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी इसमें फिर वापस बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट पर्सन है, याद कर लेना, बार बार कह रहा हूँ। इसका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका शिल्पी कौन है? तो ध्यान रखना, मंडन। ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मंडन किस दुर्ग का शिल्पी है? तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ का, ठीक है। किसने बनवाया था कुंभलगढ़ को? तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और हम इनकी बात करते हैं तो जो महाराणा कुंभा थे, तो हमने जब देखा कि लाखा ने जब शादी कर ली हंसाबाई से, तो जो मारवाड़ी है ये थे मेवाड़ी, और मारवाड़ी जो सामंत थे तो उनका प्रभाव बढ़ने लग गया था। तो मारवाड़ी जो सामंत थे उनका प्रभाव बढ़ गया था। तो मारवाड़ी जो सामंत थे उनके प्रभाव को क्या किया? उनके प्रभाव को समाप्त किया। तो किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ी सामंत के प्रभाव को समाप्त किया महाराणा कुंभा ने। आगे हम बात करते हैं 1437 में क्या हुआ? 1437 में 1437 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, इस युद्ध में किस किसके बीच हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, मालवा के शासक थे, मालवा का शासक था महमूद खिलजी, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के कुंभा। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इसमें विजय किसकी हुई? तो ध्यान रखना, जो महाराणा कुंभा है इनकी क्या हुई? इनकी विजय हुई। और विजय के फलस्वरूप क्या हुआ कि इन्होंने जब ये जीत गए और महमूद खिलजी हार गया, तो महमूद खिलजी को इन्होंने बंदी बना लिया था, और इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का
मतलब निर्माण करवाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं। इन्होंने जो मारवाड़ है, तो मारवाड़ वाले जो थे, मारवाड़ से इन्होंने मंडोर जीता 1453 में। 1453 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ से क्या जीत लिया, मंडोर। तो मारवाड़ी सामंतों का जब प्रभाव समाप्त कर दिया तो इन्होंने क्या कर लिया, वहाँ से मंडोर को भी अपने अधिकार में कर लिया। यानी इतने शक्तिशाली थे कि मारवाड़ तक भी इनका डंका बोलता था। इसी के साथ एक बात ध्यान रखनी है आपको, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है चंपानेर की संधि। ये भी मोस्ट पर्सन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। जब भी संधियों की बात आती है तो ये राजस्थान की एक बहुत फेमस संधि है, चंपानेर की संधि। तो ये जो संधि है, अब हुआ क्या कि जब मालवा और गुजरात के शासक महाराणा कुंभा को नहीं हरा पा रहे थे, तो उन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, उन दोनों ने संधि कर ली। तो ये पूछा जाता है कि चंपानेर की संधि किस किस के बीच हुई। तो एक तो ध्यान रखना, मालवा का महमूद खिलजी, मालवा का कौन था, महमूद खिलजी, और गुजरात का था कुतुबुद्दीन। ठीक है, गुजरात के थे आपके कुतुबुद्दीन। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन थे। इन दोनों के बीच क्या हुई, चंपानेर की संधि हुई। इन्होंने क्या कहा, इन दोनों ने संधि करके ये कर लिया कि हम दोनों आपस में मिलकर के, अकेले अकेले महाराणा कुंभा को नहीं हरा पा रहे, तो हम क्या करेंगे, आपस में मिलकर के क्या करेंगे, महाराणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध करेंगे और कुंभा को हरा देंगे। ये संधि कब हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये सन आपको याद करना ही पड़ेगा, 1456 में चंपानेर की। तो देखो, चंपा या छप्पन तो लगभग मिलता जुलता है। आप यहाँ से इसको दिमाग में बैठा सकते हो कि चंपानेर की संधि कब हुई, तो चंपा या छप्पन, इस तरह से याद कर लेना। किस किस के बीच हुई, मालवा का महमूद खिलजी था, गुजरात का कुतुबुद्दीन था। लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, कहाँ आप ऐबक पे चले जाओ, ये गुजरात का सुल्तान था। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण, जहाँ हमको पर्सन यहाँ से आ रखे उनकी चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि कुंभा ने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, तो उनमें एक ग्रंथ का नाम आपको देखने को मिलेगा संगीत राज। एक ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा संगीत मीमांसा। ये पर्सन पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। पर्सन आ जाएगा महाराणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की, तो संगीत राज की, संगीत मीमांसा की, और सूड प्रबंध ये कुंभा के द्वारा लिखे गए क्या थे, तो ये कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे। आपको ये तीनों के तीनों ही ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ एक और दे देता है और पूछ लेता है निम्न में से कौन सा कुंभा ने नहीं रचा। तो इस तरह का पर्सन आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, महाराणा कुंभा के ग्रंथ थे संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। और महाराणा कुंभा ऐसे व्यक्तित्व है जिनका राजनीति यानी युद्ध के अलावा साहित्यिक में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए यहाँ से हमारे पर्सन हिंदी साहित्य वगैरह में भी देखने को मिलते हैं, सभी जगह इनके पर्सन आते हैं, इतिहास के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ आपको एक बात याद रखनी है, इनकी उपाधियाँ आपसे पूछ ली जाएगी कि इन्होंने, ये भी पर्सन पूछा हुआ है कि कौन कौन सी उपाधियाँ धारण कर रखी थी। तो आपको ध्यान रखना है, इनकी कुछ फेमस उपाधियाँ थी, जैसे महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज का मतलब है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है राजा, ठीक है, राजा के ऊपर होता है महाराजा, और ये है महाराजा के भी ऊपर, यानी राजा से ऊपर महाराजा धीराज का मतलब हो गया कि जिनके अधीन में महाराज भी आते, तो उनको कहते हैं महाराजा धीराज। यानी इनके अधीन बहुत सारे जो छोटे मोटे, मतलब हम छोटे मोटे क्या मतलब, जो राजा लोग थे, राजाओं के ऊपर महाराजा, और महाराजा भी इनके अधीन में आते थे। जो बड़े बड़े जो महाराजा थे वो भी इनके अधीन थे, इनसे डरा करते थे, इनसे सहायता लिया करते थे। तो ये बहुत ही फेमस है कुंभा के बारे में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो इनकी उपाधियाँ क्या क्या है, महाराजा धीराज। इसी के अलावा ध्यान रखना राव राय। इसी के अलावा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लोग बाग इनसे राय लेते रहते, तो इस तरह याद रख लो, राव राय, दान गुरु, हाल गुरु, ये सारी इनकी उपाधियाँ थी, दान गुरु। इसी तरह से पर्सन आ जाता है हाल गुरु, ठीक है, ये भी इनकी उपाधि थी। इसी तरह से पर्सन आ जाता है परम गुरु, मतलब इतने फेमस थे कि गुरुओं में भी क्या है, परम है।
और इसी के अलावा एक फेमस पर्सन आता है, ये आपको उपाधि ध्यान रखने, अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य, ये एक फेमस पर्सन है, ये पूछ लिया जाता है अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अभिनव भट्टाचार्य हमारे महाराणा कुंभा की उपाधि है। तो इसी के अलावा एक और उपाधि है जिसको कहते हैं हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान भी इनको कहा जाता है, यानी हिंदुओं का रक्षक या हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले। तो ये इनकी उपाधि हो गई, महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु। तो देखो गुरु गुरु गुरु, लेकिन ये दान, हाल, परम ये आपको याद करना पड़ेगा, वो यहाँ पे कुछ भी जोड़ के दे दे तो वैसे यही देता है लगभग। तो महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान, ये सारी इनकी प्रमुख उपाधि रही है। आगे हम बात करते हैं कि कुंभा ने दुर्गों का निर्माण, एक पर्सन और आपको विशेष ध्यान रखना है कि कुंभा ने, कहा जाता है कि राजस्थान में 84 दुर्ग है। राजस्थान में कितने दुर्ग है? 84 दुर्ग। और उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता, 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। ठीक है, निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है निम्न में सत्य कथन है, तो वहाँ आ जाएगा महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों का निर्माण कराया। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो ये भी एक मोस्ट पर्सन है, आपको ध्यान में रखना है। एक और पर्सन आ जाता है, मैंने आपको बताया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई थी, तो पर्सन आ जाता है कि ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो लेखक था वो कौन था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी रचना जो कवि अत्रि व महेश ने की थी, कवि अत्रि व महेश, ये भी एक मोस्ट पर्सन है। आपको याद रखना है कि महाराणा कुंभा ने जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई थी, उसका जो रचनाकार था वो कौन था, तो कवि अत्रि और महेश। ये भी आपको इससे संबंधित पर्सन है, तो ये याद रखना है। आगे हम बात करते हैं राणा सांगा की। इन्हीं राणा सांगा को आप राणा अगर आ जाए महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है, राणा आ जाए, महाराणा आ जाए, और संग्राम सिंह था, इनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, ये वही महान पुरुष है जिनके 80 घाव लगे हुए थे और फिर भी इन्होंने कहा था कि मुझे युद्ध में जाना है। और जब इनके जो वफादार सैनिक थे उन्होंने कहा कि भाई आपको तो घाव लगे हुए हैं, वो भी एक नहीं 80 घाव है, तो इन्होंने कहा कि ये जो घाव है ये वीर पुरुष के आभूषण होते हैं। जैसे महिलाओं के आभूषण होते हैं, उसी तरह से जो पुरुष होते हैं उनके आभूषण माने जाते हैं जो घाव होते हैं, तो युद्ध में जो घाव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1509 से लेकर के 1528 तक। 1528 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको संग्राम सिंह ध्यान रखना है। संग्राम सिंह यानी राणा सांगा, इनके 3 भाई और थे, तो वो भी पूछ लिए जाए कभी कि किन भाइयों को इन्होंने पराजित किया था और फिर ये मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है, शासक कब बने थे, तो शासक बने थे 1509 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, 1528 तक इनका शासनकाल है। ये इनका शासनकाल है, शासनकाल। फिर हम बात कर रहे हैं इनके जो भाइयों की, अगर पूछ ले तो इनके 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। एक भाई का नाम था पृथ्वीराज, एक भाई का नाम क्या था? पृथ्वीराज। अभी याद करवा दूंगा यहीं से, देखो पृथ्वीराज। दूसरे भाई का नाम था राज सिंह, दूसरे भाई का नाम क्या था? राज सिंह। और जो तीसरा भाई था उसके भाई का नाम था जयमल, तीसरे भाई का नाम क्या था? जयमल। ठीक है, तो आप कैसे याद रख पाओगे? देखो मैं आपको कुछ समझाता हूँ, वैसे याद रखना। मैंने कहा पृथ्वीराज, ठीक है, मैं आपको देखो दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे समझो। नंबर 1 भाई क्या लिखा मैंने? पृथ्वीराज। दूसरा लिखा था राज सिंह। तो यहाँ से इस शब्द को पकड़ो, पृथ्वीराज बोलते ही, राज बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए राज सिंह। ठीक है, अब ये सिंह तो लगता ही है राजपूतों में। मेन शब्द क्या है? जय। यहाँ से तीसरे भाई का नाम याद आ जाना चाहिए, जय से जय सिंह, जय से जय सिंह। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वीराज खत्म हुआ, पृथ्वीराज, राज से राज सिंह हो गया और जय से जय सिंह हो गया। तो इस तरह से इनके 3 भाई थे, जिन 3 भाइयों को पराजित करके क्या हुए, 1509 में इन्होंने गद्दी हत्या ली या ये शासक बन गए। इनका जो नाम हमको इतिहास में देखने को मिलता है वो मिलता है हिंदूपत। ठीक है,
हिंदू पथ के नाम से ये प्रसिद्ध है इतिहास में। और आपको ध्यान रखना है इनके जो फेमस युद्ध है वो है 1517 में इन्होंने खातौली का युद्ध लड़ा था। 1517 ईस्वी में इन्होंने युद्ध लड़ा था खातौली का युद्ध लड़ा था। और उसमें किसको परास्त किया, तो ध्यान रखना खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को, जो उस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया इन्होंने, पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था इन्होंने। तो ये प्रश्न पूछ ले, खातौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। जीत किसकी हुई, महाराणा सांगा की। कब युद्ध लड़ा गया, 1517 में। कौन पराजित हुआ, तो इब्राहिम लोदी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो इनका जो फेमस युद्ध माना जाता है वो बाबर के साथ माना जाता है, राणा सांगा का। लेकिन उस युद्ध से पहले भी एक युद्ध हुआ था बाबर के साथ, और उसमें बाबर हार गया था। तो 1526 ईस्वी में बयाना का युद्ध हुआ। कब हुआ, 1526 ईस्वी में बयाना का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ, तो सांगा और बाबर के बीच में हुआ। जीत किसकी हुई, तो आपको ध्यान रखना है सांगा की। सांगा इस युद्ध में जीत गया था। कैसे याद रखोगे, तो बयाना, ठीक है, कि जब इब्राहिम लोदी हार गया तो बयान देने आया कौन, बेसे बाबर। और जब बाबर आया तो बाबर भी क्या हो गया, बाबर भी हार गया। जीत गया कौन, सांगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बाबर यहाँ पराजित हो गया था, लेकिन बाबर दोबारा, क्योंकि बाबर जब सल्तनत का बादशाह बन जाता है, दिल्ली सल्तनत का, तब वो देखता है कि इब्राहिम लोदी को मैंने पराजित कर दिया, लेकिन अगर मुझे राणा सांगा को पराजित नहीं किया तो मैं हिंदुस्तान पे ज़्यादा समय शासन नहीं कर सकूँगा। उस कंडीशन में एक युद्ध होता है जो इतिहास का फेमस युद्ध है, खानवा का युद्ध। और ये फेमस युद्ध इसलिए है कि अगर यहाँ पे बाबर हार जाता तो ये मान लो कि बाबर भारत छोड़ के ही चला जाता या मृत्यु को प्राप्त हो जाता, और जो भारत में जो मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना हुई वो नहीं हो पाती। तो ये खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, आपसे पूछ लेते, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी डेट भी याद कर लो, क्योंकि इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है, तो ये डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी। 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, ये डेट भी इसमें आपको याद करनी है। जो इम्पोर्टेंट डेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको याद करनी है, ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट सन है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो आपको याद करने। तो ये आपको डेट भी याद करनी है, क्योंकि इसकी डेट भी पूछी हुई है, ठीक है। वो आपको 17 अप्रैल दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ, कौन सा, खानवा का। किस किस के बीच हुआ, तो सांगा और बाबर के बीच हुआ। कौन जीता, तो ध्यान रखना इस युद्ध में बाबर की विजय हो गई थी, ठीक है। इस युद्ध में बाबर की विजय हो गई थी, क्योंकि बाबर अपने साथ क्या लाया था, तोपखाना। और जबकि उससे पहले भारत में तोपों का प्रयोग नहीं हुआ था, इतना प्रयोग नहीं था, तो भारतीय लोग जानते नहीं थे। तो ये आपको ध्यान रखना, बाबर तोपखाना लाया था और उसने एक पद्धति अपनाई थी, तुलगमा पद्धति, ठीक है। तो ये भी आपको विशेष चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी हम जब बाबर पढ़ेंगे तो उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि बाबर ने चांदी के सिक्के बांटे थे, कलंदर की उपाधि ग्रहण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये बहुत सारी चर्चा है, लेकिन हम जब करेंगे, अभी हम महाराणा सांगा पे फोकस करेंगे। तो महाराणा सांगा इस युद्ध में क्या हो गए, पराजित हो गए। और महाराणा सांगा जब पराजित हो गए तो उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु कहाँ हो गई, तो ये आपसे पूछ ले, तो ध्यान रखना इनकी मृत्यु हो गई थी बसवा गाँव में, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी बसवा गाँव में। और बसवा गाँव कहाँ है, तो दौसा में इनकी मृत्यु हो गई थी, बसवा में, ठीक है। कुछ कहानियाँ तो हमको ऐसी भी मिलती है कि किंवदंतियाँ जिनको कहते हैं सुनने को, कि महाराणा सांगा के जो कई लोग थे, उन लोगों ने ही महाराणा सांगा को झेड़ दे दिया था। क्यों, क्योंकि महाराणा सांगा के इतने ज़्यादा घाव लग चुके थे कि उनकी तड़प उनको देखी नहीं जा रही थी, और वैद्य जी ने कह दिया कि वो ठीक हो नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों ने देखा कि हम खुद ही इनको झेड़ दे करके मार देते हैं ताकि ये तड़पे नहीं। तो ऐसी भी बातें हमको सुनने को मिलती है। तो ये मृत्यु को कब प्राप्त हो गए, तो बसवा में इनकी मृत्यु हो गई थी, दौसा में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी जो छतरी है या समाधि स्थल है वो पूछ लिया जाता है, तो वो आपको याद रखना है, मांडलगढ़, ठीक है। इनकी जो समाधि बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, तो आप ध्यान रखना, मांडलगढ़ में इनकी समाधि बनी हुई है, मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। ये भी एक विशेष तथ्य है जो आपको महाराणा सांगा से याद रखना है।
आगे हम बात करते हैं राणा उदय सिंह की। राणा उदय सिंह कौन है? राणा उदय सिंह, ये जो राणा उदय सिंह है ये महाराणा प्रताप के पिता है। ठीक है, तो राणा उदय सिंह के बारे में आपको ये कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखनी है कि मालदेव के सहयोग से ये राज्याभिषेक हुआ था, यानी इनको राजा बनाने में किसने सहायता की? बनाने में मालदेव ने, जो मारवाड़ का शासक था, मालदेव ने सहायता की थी। ये विशेष तथ्य है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेन पर्सन जो आता है हमारे, वो आपको एक बात याद रखनी है कि 1567 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण कर दिया था चित्तौड़ के ऊपर, और उस कंडीशन में ये चित्तौड़ छोड़कर चले गए थे। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और ये चित्तौड़ की जो सत्ता है वो जेमल और पत्ता सिसोदिया को, जेमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को सौंप कर चले गए थे। और बाद में अकबर ये खुद जंगल में चले गए उदय सिंह, इसलिए इतिहास में इनको उतना मान नहीं दिया जाता कि इन्होंने युद्ध में पीठ दिखाई, ये चले गए छोड़ के। तो अकबर ने चित्तौड़ को जीत लिया, वहाँ पे नरसंहार किया। अकबर के ऊपर भी ये कलंक सा माना जाता है कि अकबर ने कभी भी कहीं इतना कत्लेआम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इस दुर्ग को जीतने के बाद, क्योंकि उदय सिंह उनके हाथ नहीं लगे थे, तो उन्होंने इतना ज़्यादा यहाँ कत्लेआम किया कि जिसके फलस्वरूप इनकी छवि खराब होने लगी। उस कंडीशन में क्योंकि ये अकबर जेमल और पत्ता से बहुत प्रभावित हुए थे, तो जेमल और पत्ता की इन्होंने आगरा के किले में मूर्ति बनवाई, और उसी से प्रेरित होकर जो राय सिंह जी थे उन्होंने भी जेमल और पत्ता की गजारूढ़ हाथी पर सवार मूर्ति बीकानेर में भी बनवाई है। तो विशेष तथ्य क्या है? विशेष तथ्य आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा भी ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न मोस्ट है, ये प्रश्न आया हुआ है आपके 3rd ग्रेड वगैरह आर्टेट में पूछा था एक बार कि 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो ध्यान रखना है 1567 में शासक कौन थे? उदय सिंह। ये वही उदय सिंह है जिनको बचाने के लिए पन्ना ने अपने पुत्र की बलि दे दी थी। ठीक है, तो पन्ना का जो पुत्र था उसका नाम पूछ लिया आपको, तो ध्यान रखना पन्ना धाय जो थी, और पन्ना धाय के पुत्र का नाम भी एक बार पूछ लिया था, तो आप याद रखना उसके पुत्र का नाम था चंदन। पन्ना धाय के पुत्र का नाम क्या था? चंदन। जिस चंदन की इन्होंने बलि दे दी और उदय सिंह की जान बचा ली, और उदय सिंह बच गए तो फिर महाराणा प्रताप आ गए। तो उदय सिंह के बारे में हमको इतनी बातें जो हमको याद रखनी है। आगे हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप आप जानते हो कि हम 6ठी क्लास से पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन इनके बारे में इतने सारे प्रश्न हैं, और ये हमारे सभी लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है महाराणा प्रताप के बारे में। तो इनके बारे में भी हम कुछ डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको प्रश्न लगभग देखने को ही मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की, क्योंकि ये डेट भी पूछी हुई है, तो आपको ये डेट भी याद करनी है, 9 मई। ठीक है, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। किनका? महाराणा प्रताप का। कहाँ पे हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ में भी जो कटारगढ़ दुर्ग है, ठीक है, कटारगढ़ दुर्ग, और पूछ ले तो यहाँ पे भी एक महल है बादल महल, इसके अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन इतना विशेषकर आपसे पूछेगा नहीं, पूछ ले तो बता देना कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है, कटारगढ़ में बादल महल है, बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। इनके जो पिता पूछ ले तो इनके जो पिता थे, पिता आपको मालूम ही है उदय सिंह थे, और माता पूछ ले तो माता का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। ठीक है, एक इनके बचपन के नाम पे भी प्रश्न पूछ लेते कि बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम याद रखना कीका। ठीक है, ये फेमस नाम है, ये आप याद रखना कि इनके बचपन का नाम क्या था, ये पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना इनके बचपन का नाम था कीका। इसके अलावा और क्या प्रश्न बनते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। तो देखो, प्रथम राज्याभिषेक आपसे पूछ लेगा कि इनका जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है इनका पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था गोगुंदा में। क्योंकि जैसे ही सूचना मिली, क्योंकि जो उदय सिंह है वो महाराणा प्रताप को शासक नहीं बनाना चाहते थे, वो इनका दूसरा भाई था उसको शासक बनाना चाहते थे, तो प्रथम राज्याभिषेक इनका गोगुंदा में हुआ था। जो इनके सरदार थे उन लोगों ने इनका अभिषेक कर दिया था 28 फरवरी को।
ठीक है। 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक कर दिया था। जो मेवाड़ी सरदार थे वो चाहते थे कि महाराणा जो प्रताप है वो राजा बने, तो उन्होंने इनका गोगुंदा में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया। फिर ये आए कुंभलगढ़, और इनका जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखना इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में। तो ये दोनों ही पर्सन हैं जो आपको ध्यान में रखने। अगर दूसरा पूछे, वैसे ज़्यादातर यही पूछते कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पर्सन है जो अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में जो पूछ लिया जाता है, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए यानी शांति दूत भेजे थे, शांति स्थापित करने के लिए कि हमसे संधि कर लो। तो कहा जाता है कि 4 शांति दूत, कितने शांति दूत भेजे थे, तो ध्यान रखना 4 भेजे थे। तो इनका क्रम पूछ लेते कि कौन कौन आया था, कि नंबर 1 पे कौन आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 पे आया था जलाल खां, ठीक है, जलाल खां कोरची। नंबर 2 पे आया था मान सिंह, जो आमेर के शासक के कछवा वंश के वो आए थे मान सिंह जी। 3 पे आया था आपके भगवान दास, ये भी आमेर से संबंधित थे। और नंबर 4 पे आए थे टोडरमल। तो ये पर्सन भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जीके के पेपर में पूछा गया है कि इनका क्रम बताओ। तो ऐसे कई बार ये पर्सन पूछा गया है, ठीक है। कभी ऐसे पूछ लेते पहले नंबर पे कौन आया था, सबसे अंतिम कौन था, तो ऐसा भी पूछा गया सबसे अंत में किसको भेजा, ठीक है, मान सिंह कौन से नंबर पे गया था, ऐसा कैसा भी एग्जामिनर पर्सन बना देता है। तो ये विशेष पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। तो शांति दूत कितने भेजे थे, 4। पहला जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवान दास, चौथा टोडरमल। कैसे याद रखोगे, देखो इसकी एक ट्रिक है, वो आप याद रखना। क्या इसकी ट्रिक क्या है वो याद रखना, वो ट्रिक क्या है वो याद रखो, जमा भाटा, ऐसे याद रखो, ठीक है। कि ये तो भेज रहा था शांति दूत, लेकिन महाराणा प्रताप चाहते नहीं थे, वो तो चाहते थे कि भाई जमा करे जाओ भाटे, क्योंकि युद्ध लड़ना है। तो जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, भा से भगवान दास, टा से टोडरमल। तो इस तरह से ये आपको आसानी के साथ याद हो जाएगी और याद भी रहेंगे। इसके बाद जब ये शांति दूत आए और इनसे बात नहीं बनी, तो फिर क्या हुआ कि एक अभियान भेजा गया और युद्ध लड़ा गया। और वो युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है, तो ध्यान रखना हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब लड़ा गया, तो ध्यान रखना 18 जून 1576 को। किस किस के बीच लड़ा गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए अकबर का सेनापति था मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। कौन जीता, तो ध्यान रखना है इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ था, ये युद्ध अनिर्णित, ठीक है। इस युद्ध का जो रहा वो क्या रहा कि ये युद्ध अनिर्णित रहा, इसका कोई निर्णय नहीं निकला, जिसको हम कहते हैं मैच टाई हो गया। तो उसी तरह से ये युद्ध भी अनिर्णित रहा। क्यों, क्योंकि मान सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे, और महाराणा प्रताप जो अपनी जो क्षेत्र था उसको बचा नहीं सके थे। तो इस कंडीशन में ये युद्ध मान लिया गया अनिर्णित, ठीक है। और इसकी कभी डिटेल चर्चा करेंगे आपसे, बहुत सारी कहानियाँ इसके बारे में, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखो इनके बारे में, और आगे हम चलते। अब हम बताते कि ये जो युद्ध हुआ, तो इसमें अगर आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रताप की जो सेना थी, तो उसका जो हरावल दस्ता था, हरावल दस्ता होता है जो आगे आगे रहता है, तो प्रताप की सेना की हरावल का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताना कि सेना का जो अग्रभाग होता है जिसको हम कहते हैं आगे रहता है, इसका नेतृत्व किया था। तो ऐसे ही याद रखना हकीम खां सूर ने, हकीम खां सूर ने। और अगर मान सिंह का पूछ ले या मुग़ल सेना का पूछ ले कि मुग़ल सेना जो थी उसका जो हरावल दस्ता था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नाम आप याद रखना जगन्नाथ कछुआ, ठीक है, जगन्नाथ कछुआ। ऐसे याद रख सकते हो कि दोनों जगह अपोजिट लोग थे, यहाँ राजपूत थे लेकिन यहाँ जो अग्रभाग का नेतृत्व कर रहा था वो मुस्लिम था, और ये मुस्लिम सेना थी लेकिन इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो राजपूत था, ठीक है। यानी राजपूतों का नेतृत्व मुसलमानों ने किया और मुसलमानों का नेतृत्व राजपूतों ने किया। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। हकीम का सूर का मतलब है ये मतलब मुस्लिम, यानी ये अफ़गान था, ठीक है, ये अफ़गान था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अक्सर ये पूछ लेते हैं कि प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया, तो ये आपको विशेष तथ्य ध्यान रख।
फिर आपने बहुत सारी महाराणा प्रताप के बारे में कहानी सुनी हुई है कि उन्होंने भाले से वार किया, मानसिंह बच गया। उस कंडीशन में जब महाराणा प्रताप गिर गए तो महाराणा प्रताप का छत्र किसने, तो एक मोस्ट पर्सन ये भी बनता है आपके कि जो महाराणा प्रताप है तो उनका छत्र, उनके मतलब जो सिर पे मुकुट था वो किसने धारण किया, तो महाराणा प्रताप का छत्र किसने धारण किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि एक थे झालाबीदा, ठीक है, झालाबीदा ने इसको धारण किया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में आपके यूँ भी दे देगा झाला अज्जा भी दे देगा, तो उस कंडीशन में हम क्या है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि झालाबीदा थे कि झाला अज्जा। तो देखो मैं आपको कहानी समझाता हूँ। ये जो झाला अज्जा है इन्होंने महाराणा सांगा का मुकुट धारण किया था, ठीक है, और आपको मालूम ही है कि सांगा पहले थे और प्रताप बाद में आए। तो देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा सांगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने प्रताप, तो प्रताप बाद में थे, सांगा इनके दादाजी थे। तो सांगा का किसने ए से याद रखना, ए से याद रखना अज्जा, और बी से याद रखना बीदा। तो ए से याद रखो, आप जानते हो ABCD में ऐसे ही चलता है, ए और बी, ठीक है। तो ए से अज्जा ने किसका धारण किया था, सांगा का, और बी से बीदा, तो बीदा का किसने धारण किया था, प्रताप का मुकुट धारण किया था बीदा ने। तो यहाँ एक बच्चे क्या है जब पढ़ के जाते हैं स्टूडेंट तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे क्योंकि मैंने आपको ट्रिक समझा दी है, ए और बी, ठीक है। तो ए से अज्जा और अज्जा ने किया था सांगा का, और बी से बीदा ने किया था महाराणा प्रताप का। तो ये विशेष प्रथन है, आप इसको याद रखना, ये एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है और कन्फ्यूज़ भी करता है, तो ये कन्फ्यूज़ करने वाला प्रश्न है पर आपको नहीं करेगा। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं दिवेर के युद्ध की। दिवेर का युद्ध, तो जो दिवेर का युद्ध हुआ ये हुआ था 1582 में, ठीक है। तो 1582 में हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, तो ध्यान रखना, राणा अमर सिंह यानी जो कुंवर अमर सिंह थे महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उन्होंने इस दल का नेतृत्व किया था। और इधर जो मुग़ल सेना का जो अधिकारी था उसका नाम था सरीमा सुल्तान खां, ठीक है, सरीमा सुल्तान खां। और कहा जाता है इसमें अमर सिंह ने बहुत ही वीरता दिखाई, और ये जो सरीमा सुल्तान खां है इसका तलवार के एक ही वार से 2 भाग कर दिए थे, तो इसके 2 टुकड़े कर डाले थे, ठीक है। तो इतना तेज़ वार किया कि ऊपर से नीचे तक इसके शरीर के 2 फाड़ हो गए, इस तरह से अलग हो गया, और इसको देख करके सेना घबरा गई और सेना भाग गई। तब से ही अमर सिंह अमर सिंह बहुत फेमस हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है दिवेर का युद्ध, तो इसका ये सन पूछ लेते कि दिवेर का युद्ध कब हुआ, तो 1582 याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनता है, मोस्ट पर्सन है, वो प्रश्न बनता है कि 1576 से जो हल्दीघाटी का युद्ध हो गया उस समय ये पकड़ में नहीं आए थे, तो 1576 से 1585 तक जो अकबर था उसने किन सेना नायकों को भेजा, तो उन्होंने 2 सेना नायकों को भेजा था। एक सेना नायक थे शाहबाज खां, एक तो थे शाहबाज खां जिनको महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए भेजा, और बाद में भेजा था अब्दुल रहीम खाने खाना को, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, इनको भेजा था। ये वही रहीम दास जी है जिनको हम रहीम दास जी कहते हैं, तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा था और शाहबाज खां को। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन अधिकारी को भेजा था, तो शाहबाज खां और अब्दुल रहीम खाने खाना को। फिर देखो आपको कुछ तथ्य ध्यान में रखने, प्रश्न आ जाता है या ऐसे निम्न में सत्य कथन है वहाँ आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर बाकी का जो मेवाड़ी क्षेत्र था उसको अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, बाकी का जो मेवाड़ था उसको अपने अधीन कर लिया था महाराणा प्रताप ने वापस से मुगलों से जीत के। तो प्रश्न आ जाता है कौन से 2 क्षेत्र थे या कौन सा क्षेत्र को महाराणा प्रताप अधीन नहीं कर पाए थे, तो मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा था, बाकी पूरे मेवाड़ को इन्होंने वापस से मुगलों से जीत लिया था। अब एक महत्वपूर्ण और प्रश्न है, क्योंकि इतनी बार महाराणा प्रताप पे प्रश्न आए कि बनते ही जाते हैं प्रश्न। एक प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया। महाराणा प्रताप ने चावंड, जब ये युद्ध में हार गए तो उस समय फिर बाद में इन्होंने चावंड को राजधानी कब बनाया, तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने चावंड को राजधानी बनाया था, और ये बनाया था चावंड को 1585 में। जब मैंने आपको चित्रकला शैली पढ़ाई थी मेवाड़ की, वहाँ भी मैंने आपको बताया था चावंड शैली, तो चावंड शैली महाराणा प्रताप के काल में ही पनपी थी। तो 1585 में इन्होंने इसको राजधानी बनाया, और कब तक रही राजधानी, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है 1615 तक।
1615 तक ये राजधानी रही थी। कौन? चावंड। तो कितने वर्ष हो गए? तो देखो 15 इधर हो गए, 15 इधर हो गए, तो 30 ईयर यानी 30 वर्षों तक ये राजधानी रही थी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब 1615 में संधि पढ़ेंगे हम, ठीक है, मेवाड़ मुगल संधि हो जाएगी, तो उस कंडीशन में चित्तौड़ इनको दे दिया जाएगा, तब वापस से राजधानी क्या बनेगी? वापस से चित्तौड़ बनेगी। लेकिन यहाँ पे जब महाराणा प्रताप ने इतना सब कुछ क्षेत्र जीत लिया था, तो उसके बाद इन्होंने 85 में चावंड को राजधानी बना दिया, क्योंकि चित्तौड़ इनके अधिकार में नहीं था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि चावंड कितने समय तक राजधानी रही? तो आपको ध्यान रखना है 30 वर्षों तक, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी सोचते हैं कि महाराणा प्रताप रही जब तक ही रही, तो ये गलत है। क्योंकि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु, ठीक है, कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। यह भी एक विशेष तथ्य है। इनके जन्म की डेट भी पूछी जाती है और मृत्यु की भी पूछ ली जाती है। तो ध्यान रखना, जन्म तो हुआ था 9 मई 1540 को और मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी ये 57 साल जिए थे, 57 ईयर इनका जीवन काल रहा था। और इनके छत्री भी पूछ ली जाती है कि जो महाराणा प्रताप है, इनका दाह संस्कार कहाँ हुआ? तो ये विशेष प्रश्न है, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप का दाह संस्कार हुआ था बारडोली में, ठीक है, बारडोली। बारडोली कहाँ है? तो उदयपुर में। फिर इनकी जो छत्री पूछ ले, महाराणा प्रताप की छत्री, तो छत्री आपको ध्यान रखनी है, यानी जो समाधि स्थल पे बना दी जाती है, तो वो थी खेजड़ बांध पे। खेजड़ बांध भी आ जाता है, एक बार आ गया था, ठीक है। वैसे अधिकांश वो देता बारडोली, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कई बार ज़्यादा गहराई में चला जाता है तो वो बारडोली नहीं देता, और बारडोली देने की जगह क्या देता था? खेजड़ बांध। तो आपको दोनों ही शब्द याद रखने हैं, तो खेजड़ बांध और बारडोली, ठीक है, बारडोली के अंदर है खेजड़ बांध। और एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो बारडोली की जो छतरी है महाराणा प्रताप की, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कितने खंभों की छतरी है? तो प्रश्न ध्यान रखना, 8 खंभों की छतरी। कभी तो एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि 8 खंभों की छतरी किसकी है? तो महाराणा प्रताप की, ठीक है। कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कितने खंभों की है? तो 8 खंभे, यानी 8 खंभे बने हुए और उस पर ये टिकी हुई है। तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित बातें जिनको आपको याद रखना है। और महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो वो भी आपको याद रखना है कि महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम था चेतक। और इसकी छतरी भी पूछ लेते हैं कि जो चेतक है, इसकी छतरी कहाँ बनी हुई है? तो ये वफादार घोड़ा था, इसलिए इसकी छतरी बनाई महाराणा प्रताप ने, और इसकी छतरी बनी है बलीचा गांव में, बलीचा गांव में। और ये बलीचा गांव का है? तो ध्यान रखना, राज संबंध में। ये बलीचा गांव है आपके राज संबंध में, तो इस पर भी प्रश्न पूछ लेते, ठीक है। पिछली बार जो रीट में प्रश्न पूछा वो महाराणा प्रताप के हाथी पे पूछ लिया था, ठीक है, महाराणा प्रताप के हाथी पे, महाराणा प्रताप का हाथी पूछ लिया था, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो ध्यान रखना है राम प्रसाद, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, आपको ये याद रखने। तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित चीज़ें हुई। वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो मैं इसका एक और पार्ट बना दूंगा जिसमें आप आसानी से कर सको याद, ठीक है। ओके, थैंक यू।